हेलो बच्चों, मैं सक्सेना सर आज आपके लिए प्रयास रिवीजन टेस्ट सीरीज के लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूं। इस चैप्टर का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसे हम लोग शॉर्ट में LPP कहते हैं। यहां से हमने बच्चों आपकी प्रयास टेस्ट सीरीज की स्टार्टिंग कर दी है और इस टेस्ट सीरीज के ड्यूरिंग मैं आप लोगों को सबसे पहले LPP पढ़ा रहा हूं, जिसका बोर्ड में बड़ी इंपॉर्टेंस है और बोर्ड में 5 मार्क्स का ये चैप्टर पूछा जाता है। ज्यादातर 2 MCQ इस पे आते हैं और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आप लोग समझ ही सकते हैं, एक छोटा सा चैप्टर और वेटेज कितना है 5, यानी कि आपने आज का लेक्चर मेरे 2 देख लिए तो आपके 5 मार्क्स 100% श्योर हैं। बस आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और एक बात बता दूं, LPP के क्वेश्चंस को करने से पहले हमें उसका मतलब, उसकी टर्मिनोलॉजी, इसके बारे में भी जानना है, जो थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। कभी कभी बच्चे उसको देखकर या सुनकर बोर होते हैं, पर बेटा थोड़ा सा धैर्य देके जरा 1-2 बातें सुन लेना, इससे आपको बड़ा फायदा मिलेगा। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। प्रयास रिवीजन टेस्ट सीरीज में पहला चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है और ये क्यों यूज होती है, क्या इसका क्राइटेरिया रहता है। देखें बच्चों, मैंने लिखा है इमेजाइन द सिचुएशन ऑफ अ बिजनेसमैन हु इज कंस्ट्रेंड बाय लिमिटेड रिसोर्सेज एंड मैन पावर एंड पुअर मार्केट डिमांड। ही मेक आउट एन एक्शन प्लान टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट सब्जेक्ट टू गिवन कंस्ट्रेंट्स एंड रिस्ट्रिक्शंस। मतलब देखो बच्चों, अक्सर ऐसा होता है कि आप ऐसी एक सिचुएशन इमेजाइन कर लो कि आप एक बिजनेसमैन हैं। तो एक बिजनेसमैन के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड मैन पावर होती है, पैसा लिमिटेड होता है, मार्केट डिमांड का भी कुछ पता नहीं है कैसी रहती है। पर बच्चों बिजनेसमैन क्या चाहता है कि इन सब चीजों के होते हुए भी, इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस के होते हुए भी, वो अपने बिजनेस में प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। और मैक्सिमाइज ऐसे ही नहीं हो जाता, उसके लिए एक प्लान बनाना पड़ता है। तो वो एक ही मेक आउट एन एक्शन प्लान टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट सब्जेक्ट टू गिवन कंस्ट्रेंट। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति है, कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डाले हुआ है और वो कोई आइटम को मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो वो भी क्या चाहता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उसके पास, उन सभी रिसोर्सेज का यूज कर कर अपने प्रोडक्शन, जो भी चीज वो प्रोडक्शन कर रहा है, उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज कर दे। जितनी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी, उसका नेचुरल सी बात है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये मैंने एक सिचुएशन क्रिएट करी है आप लोगों के सामने, ठीक है। तो बच्चों, सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैन इजीली बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ द मेथड नोन एज लीनियर प्रोग्रामिंग। मतलब जो मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए कि एक बिजनेसमैन क्या चाहता है कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो, मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मिनिमम हो, ये सब हम एक्शन प्लान किसकी हेल्प से बना सकते हैं? तो बच्चों ये सब एक्शन प्लान हम लीनियर प्रोग्रामिंग की हेल्प से बना सकते हैं और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज और कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और बात सुनना, मैं जरा लीनियर प्रोग्रामिंग वर्ड के बारे में समझा रहा हूं। जो ये वर्ड है बच्चों लीनियर प्रोग्रामिंग, इसमें 2 वर्ड यूज हो रहे हैं, एक तो हो रहा है लीनियर और एक वर्ड यूज हो रहा है प्रोग्रामिंग। तो यहां पर आप लोग समझ लो, जो वर्ड लीनियर मीन्स है ऑल द मैथमेटिक रिलेशन यूज इन द प्रॉब्लम आर लीनियर। मतलब जितने भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय यूज होंगे, वो सब के सब क्या होंगे? लीनियर होंगे। अब बात आती है प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग मीन्स होता है
मेक अ एक्शन प्लान टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, एक ऐसा प्रोग्राम बनाना जिससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए और मिनिमाइज कॉस्ट, और हमारी कॉस्ट क्या हो जाए बच्चों, मिनिमाइज हो जाए। तो लीनियर प्रोग्रामिंग के वर्ड से मतलब समझ में आ गया ना। लीनियर का मतलब क्या हुआ बच्चों, ऑल मैथमेटिकल रिलेशन यूज इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर लीनियर। इट मीन बेटा एक्स पे भी पावर 1 होगी, वाई पे भी पावर 1 होगी, मतलब जितने भी वेरिएबल यूज होंगे सबकी डिग्री 1 होगी। दूसरी बात प्रोग्रामिंग, तो बेटा प्रोग्रामिंग का मतलब यहां पर है मेक अ एक्शन प्लान टू मेक प्रॉफिट मैक्सिमाइज और कॉस्ट मिनिमाइज। क्या बात समझ में आ गई? आगे देखें, अब ये प्रॉपर डेफिनेशन आ गई बच्चों एलपीपी की। अभी तो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि एलपीपी में हम क्या पढ़ेंगे, क्या रहेगा। अब दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एलपीपी। क्या होती है एलपीपी, सुनो ध्यान से। लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ मेथड ऑफ फाइंडिंग एन ऑप्टिमल वैल्यू। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम फाइंड करते हैं ऑप्टिमल वैल्यू। ऑप्टिमल वैल्यू का मतलब बच्चों होता है आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, मतलब वो मैक्सिमम भी हो सकती है और मिनिमम ऑफ अ लीनियर फंक्शन सब्जेक्ट टू द गिवन कंडीशन और गिवन रिस्ट्रिक्शन और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन सेटिस्फाई द सेट ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस। बोलो क्या बात समझ में आई? लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है? अब देखो मैं अपने सिंपल वर्ड में बता दूं लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है। लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसा मेथड है, क्या बताया मैंने? लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसा मेथड है जिसकी सहायता से हम किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ऑप्टिमल वैल्यू निकालते हैं। ऑप्टिमल बोले तो आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, और निकालते समय यह भी ध्यान रखते हैं जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो भी कंडीशंस हैं, जो भी नॉन नेगेटिव कंडीशंस हैं, वो भी सब सेटिस्फाइड होनी चाहिए और उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू ऑप्टिमल होनी चाहिए। इट मींस या तो मैक्सिमम और मिनिमम। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ये रहता है लीनियर प्रोग्रामिंग से हम क्या करते हैं बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ऑप्टिमल वैल्यू निकालते हैं और क्या ध्यान रखते हैं, उसमें जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जितने भी इंपोजिशन है, वो सब के सब सेटिस्फाइड होने चाहिए। ठीक है, ये होता है लीनियर प्रोग्रामिंग। अब बच्चों क्या होता है, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू एलपीपी। अब क्या होगा बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं रिलेटेड टू एलपीपी। ऐसा होता है जब हम एलपीपी पढ़ेंगे तो कुछ वर्ड्स यूज होंगे क्वेश्चन में। वो वर्ड्स हमारे रोज डेली लाइफ वाले वर्ड जैसे नहीं होंगे कि आम चाल की बोल भाषा में सुने हुए हैं तो हम जानते हैं, उन्हें भी हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। एक वर्ड यूज होता है बच्चों, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, सुनना ध्यान से। अ लीनियर फंक्शन दैट इन्वॉल्व्स वेरिएबल which we want to maximize or minimize subject to given linear constant is known as objective function. It is represented by capital Z. समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा है वो? बहुत सिंपल सी बात है, एक बार फिर समझाऊं। चैप्टर का नाम ही क्या है बच्चों, लीनियर। तो लीनियर का मतलब मैंने क्या बताया था, इसमें जितने भी मैथमेटिकल रिलेशन यूज होंगे सब लीनियर होंगे। तो यहां मैंने लिखा ए लीनियर फंक्शन, एक ऐसा लीनियर फंक्शन दैट इन्वॉल्व्स वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व्स होंगे, विच वी वांट टू ऑप्टिमाइज या कह सकते हो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज सब्जेक्ट टू गिवन रिस्ट्रिक्शन या कंस्टेंट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यानी कि बेटा यार जिस फंक्शन को भी हमको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है अंडर गिवन रिस्ट्रिक्शन, उसी फंक्शंस को हम लोग बच्चों एक नया नाम से पुकारेंगे, उसे आज के बाद हम कहा करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसे इंग्लिश के लेटर जेड से रिप्रेजेंट करेंगे और बेटा ये दिखने में कुछ ऐसा होगा, जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस
बी वाई, ऐसा होगा बेटा, जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म का होगा। ठीक है, लीनियर होगा। एक्स और वाई यहां पर वेरिएबल्स होंगे, ए और बी कांस्टेंट है, वो कुछ भी हो सकते हैं। ये वो फंक्शन है लीनियर जिसे हम लोग ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, ऑप्टिमल वैल्यू निकालना चाहते हैं, ज्यादा या कम, ऐसे फंक्शंस को हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शंस कहते हैं। अगली बात सुने, अगला टॉपिक है बच्चों डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल्स क्या होते हैं? इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, द वेरिएबल x एंड y आर सेट टू बी डिसीजन वेरिएबल। यानी कि बच्चों ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन देख रहे हो, इसमें दो वेरिएबल यूज हुए x और y, इन्हीं वेरिएबल्स को आप लोग क्या पुकारोगे? डिसीजन वेरिएबल। इन वेरिएबल को क्या पुकारोगे? डिसीजन वेरिएबल। ठीक है। कंस्ट्रेंट्स, तो कंस्ट्रेंट्स तो मतलब होते हैं रिस्ट्रिक्शंस। क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है? मैंने बताया था शुरू में, एक एग्जांपल लिया था कि भाई जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या कोई भी काम करना स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि भैया हमारे पास मैन पावर इतनी है, जगह इतनी है, पैसा इतना है, ये सारे कहलाते हैं रिस्ट्रिक्शन या कंस्ट्रेंट। तो यहां मैंने बताया कंस्ट्रेंट्स आर द लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रेंट्स क्या होती है बच्चों? लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन, जिसके अंदर रहते हुए हमें अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसको क्या करना होता है? मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। इन दी, और जो ये बेटा लीनियर जो कंस्ट्रेंट्स होती है ना, वो हमेशा इन दी फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटी होती हैं। किसकी फॉर्म में होती है दिखने में? इनइक्वलिटी की फॉर्म में होती है। यानी कि उसमें ग्रेटर लेस, लेस इक्वल, इस टाइप के साइन इन्वॉल्व होते हैं। द कंडीशन x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 आर नोन एज नॉन नेगेटिव कंस्टेंट। और जो ये वाली बात देख रहे हो ना, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, इनको हम लोग बच्चों नॉन नेगेटिव कंस्टेंट के नाम से जानेंगे। ये तो होती है, कंस्टेंट अलग होती है और नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स अलग होती हैं। क्या समझ में आ रही है बात? कंस्टेंट से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कंस्टेंट से मतलब क्या है? नहीं समझ में आ रही है अगर, तो मैं एक और एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूं, जरा देखना ध्यान से। एक एग्जाम्पल लिया मैंने, ये इस एग्जाम्पल में बच्चों एक मैंने सिचुएशन क्रिएट करी है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखना क्या कहना चाह रहे हैं। ए फर्नीचर डीलर, कोई एक बच्चों फर्नीचर डीलर है, डील्स इन 2 आइटम चेयर एंड टेबल। 2 आइटम में डील कर रहा है, चेयर और टेबल। He has ₹5,000 to invest and a space to store 60 items. उसके पास उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 5,000 रुपए हैं और बच्चों वो चेयर और टेबल कुल मिलाकर 60 आइटम स्टोर करने का स्पेस है। इससे ज्यादा का स्पेस उसके पास है नहीं। 60 आइटम वो स्टोर कर सकता है, टेबल और चेयर मिला के कुछ भी, और 5,000 रुपए उसके पास इन्वेस्ट करने के हैं। आगे सुने, ए टेबल कॉस्ट हिम ₹250 एंड अ चेयर ₹50। उसको जो फर्नीचर डीलर है, जहां से भी वो माल उठा रहा है, टेबल कुर्सियों को उठा रहा है, तो टेबल की कॉस्ट डीलर के लिए 250 रुपए है और चेयर की कॉस्ट डीलर के लिए 50 रुपए है। He can sell a table at a profit of ₹50. वो टेबल को ₹50 के प्रॉफिट पे बेच सकता है, एंड द चेयर एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹15, और चेयर को वो 15 रुपए के प्रॉफिट पे बेच सकता है। तो वो कह रहा है हाउ शुड ही इन्वेस्ट हिज मनी, कि वो अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करे, इन ऑर्डर दैट ही मे मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर दे। आया समझ में? तो एक ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाएगी। अब लीनियर प्रोग्रामिंग में 2 बातें होती हैं बच्चों। एक होता है मेक अ एक्शन प्लान, प्रोग्रामिंग करो एंड देन सॉल्व, फिर उसको सॉल्व करो। सॉल्व करने से आपको यह पता चल जाएगा कि वो फर्नीचर डीलर कितनी टेबल और कितनी चेयर परचेज करेगा कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। समझ में आया? बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा मजा आता है, व्यवहारिक है।
आप लोग कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो इससे एक एक्शन प्लान बनाने में मदद मिल सकती है। ठीक है, तो यहां ये क्वेश्चन दो पार्ट में बंटता है। फर्स्ट पार्ट में हम एक एक्शन प्लान बनाते हैं और सेकंड पार्ट में उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका आपको एक एक्शन प्लान बना के दिखा रहा हूं कि भैया इसका एक्शन प्लान कैसे बनाया जाएगा, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए। तो आप लोग देखें, ये क्वेश्चन दोबारा से मैंने इस साइड छोटा सा लिख दिया जिससे हमें पढ़ने में दिक्कत ना हो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्नीचर डीलर के पास रुपए कितने हैं, 5000। स्पेस कितनी चीजों का है, 60 जगह का, 60 आइटम वो रख सकता है। अब फर्नीचर डीलर जब अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले वो क्या कर सोचेगा कि मैं कुछ टेबल ले आऊं और कुछ चेयर ले आऊं खरीद के। पर अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें यही नहीं मालूम है कि कितनी टेबल लाए कितनी चेयर लाए जिससे कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। तो हमने इस स्थिति में मान लिया लेट द फर्नीचर डीलर इन्वेस्टेड इन एक्स टेबल एंड वाई चेयर। उसने क्या एक्स तो टेबल में अपना रुपया इन्वेस्ट कर दिया और वाई चेयर्स में अपना रुपया इन्वेस्ट कर दिया। सबसे पहले ये मान लेना। दूसरा काम आप ये सोचना फर्नीचर डीलर क्या चाहता है, क्या चीज को ऑप्टिमाइज करना चाहता है, क्या चीज को मैक्सिमाइज करना चाहता है। तो पता चला सर वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है। तो सबसे पहले आप एक प्रॉफिट फंक्शन तैयार करना। जैसा कि इस पूरी लैंग्वेज में आपने देखा जो डीलर है उसे 50 रुपए प्रॉफिट हो रहा है टेबल पर और 15 रुपए प्रॉफिट हो रहा है चेयर पे। उसने टेबल कितनी खरीदी, एक्स। एक टेबल पे 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो बच्चों एक्स टेबल पे कितना प्रॉफिट कमा लेगा, 50x। और चेयर पे 15 का हो रहा है तो वाई चेयर पे कमा लेगा 15y। तो उसका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 50x प्लस 15y। इसे ही हम लोग बच्चों ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहेंगे, z बराबर 50x प्लस 15y। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। और बच्चों इसे हमें मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है बच्चों, इसे हमें मैक्सिमाइज करना है। ये आगे लिख दे रहा हूं, मैक्सिमाइज, शॉर्ट में लिख दिया। अब जो काम करना है वो हमें अंडर गिवन रिस्ट्रिक्शंस करना है। तो सबसे पहला रिस्ट्रिक्शंस हमारे पास इंपोज किया गया है पैसे का। डीलर के पास कितने रुपए हैं, 5000। अब सुनना ध्यान से, डीलर ने टेबल कितनी खरीदी, एक्स। एक टेबल की कॉस्ट डीलर के लिए कितनी है, 250। तो एक्स टेबल डीलर को कितने की मिलेंगी, बोलो 250x। एक चेयर कितने की है डीलर के लिए, 50। वाई चेयर कितने की मिलेंगी, 50y। ये टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया उसका एक्स टेबल और वाई चेयर्स में। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके पास है कितने पैसे, 5000। तो ये पूरा का पूरा जो टोटल है वो या तो 5000 हो जाए या फिर 5000 से कम होना चाहिए। ज्यादा तो होगा नहीं, क्योंकि ज्यादा हो गया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पैसे उसके पास 5000 ही है। दूसरी बात पे रिस्ट्रिक्शंस पे आते हैं। उसके पास स्पेस कितने आइटम्स को स्टोर करने का है, 60। तो हम कह सकते हैं सर x प्लस वाई यानी कि नंबर ऑफ टेबल प्लस नंबर ऑफ चेयर्स, इनका टोटल भी या तो 60 या फिर 60 से कम होना चाहिए। दीज आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स। इन्हें बच्चों हम लोग कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। और फिर बेटा दो नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स होती हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कहलाती है नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। मतलब बच्चों ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में हमेशा चलती है। एक्चुअलिटी में आपको बताओ x क्या है, नंबर ऑफ टेबल, y क्या है, नंबर ऑफ चेयर्स। तो भैया एक भी नहीं खरीदेगा, नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ये नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस हर एक क्वेश्चन में लेके चलते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इस प्रकार से अगर आप लोग देखें तो ये हमारा इस प्रॉब्लम का एक्शन प्लान बनके तैयार है। ये एक्शन प्लान बन गया। अब बात आती है सर से सॉल्व कैसे करेंगे। तो अभी हम धीरे धीरे सिखा रहे हैं। पहले तो हमने एक चीज आपको सिखाई कि एक्शन प्लान बनाते कैसे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? एक्शन प्लान हम लोग कैसे बनाते हैं। उसके बाद बच्चों
रिमार्क एक है, इन दिस चैप्टर वी शैल रिस्ट्रिक्ट आवर स्टडी ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी इन 2 वेरिएबल्स एंड अप टू 3 कंस्ट्रेंट। मतलब हमारे सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आएंगी वो सभी की सभी 2 वेरिएबल और अंडर 3 कंस्ट्रेंट्स या 3 रिस्ट्रिक्शंस में ही आएंगी। समझ में आया? 2 से ज्यादा वेरिएबल की एलपीपी हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके बाद आगे देखें, ये मैंने इस समय आप लोग देखें, ये एक जनरल एलपीपी की फॉर्म है। जब भी कभी एलपीपी फॉर्मुलेट करके आती है तो कुछ ऐसी आती है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है जिसे आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, फिर सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट होते हैं जो कि इनइक्वलिटी के फॉर्म में होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं क्योंकि 3 तक ही हम सीमित रहते हैं, और लास्ट में आपके 2 नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो ये परफॉर्मर रहता है आपका एलपीपी का, ये उसका इस टाइप का परफॉर्मर होता है। अब बच्चों, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग एलपीपी, तो अभी तक हमने बता दिया कि यार एक्शन प्लान कैसे बनाते हैं हम लोग। अब हमें उस एक्शन प्लान को सॉल्व करना होता है। उसे सॉल्व करने के लिए हमें ग्राफिकल मेथड की आवश्यकता पड़ती है। तो ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, सुनो। नाउ वी डिस्कस अ ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग एलपीपी इन्वॉल्विंग 2 डिसीजन वेरिएबल एक्स एंड वाई। दिस ग्राफिकल मेथड इज नोन एज कॉर्नर पॉइंट मेथड। इस ग्राफिकल मेथड को हम लोग किसके नाम से जानते हैं बच्चों? कॉर्नर पॉइंट मेथड। कॉर्नर पॉइंट मेथड के नाम से जाना जाता है। अब ग्राफिकल मेथड में भी बच्चों कुछ टर्म्स यूज होते हैं जिसे आपको बहुत ध्यान से समझना है। एक वर्ड यूज होता है फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन क्या होता है जरा सुनना। द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय ऑल द कंस्ट्रेंट एंड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑफ एलपीपी is called the feasible region or solution region. The feasible region is always a convex region. देखो ऐसा होता है, जैसे अभी तुमने देखा जितनी भी कंस्ट्रेंट्स हमारे को मिल गई, नॉन नेगेटिव, नॉर्मल, जैसी भी, उन सब से हम एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाना मैं अभी सिखाऊंगा, परेशान मत होना, बस सोचो बनाते हैं। पर ये परेशान मत हो कैसे बनाएंगे, वो तो हम सिखा देंगे। पर जब वो सारा का सारा रिस्ट्रिक्शन से और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन से ग्राफ बनकर तैयार हो जाता है तो हम उसमें एक ऐसा रीजन ढूंढते हैं जो सभी कंस्ट्रेंट और सभी नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट से सेटिस्फाइड हो। अब आपके मन में चल रही हो कि ढूंढेंगे कैसे, तो बेटा वो एक एग्जाम्पल से अभी समझा रहा हूं, परेशान मत हो, पर आपको उसके लिए थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। तो बेटा वो हम एक रीजन ढूंढ लेते हैं और वही रीजन कहलाता है फिजिबल रीजन। इसे हम लोग सॉल्यूशन रीजन भी कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या होता है फिजिबल रीजन? द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय ऑल द कंस्ट्रेंट एंड नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। ठीक है, सीधी सी बात है। मैं अब एक बार और बोल दे रहा हूं यार, देखो थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो जाता है बार बार बोलते हैं तो, कि जितना भी हमारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उनसे आप ग्राफ बनाओ और एक ऐसा रीजन निकालो जो उन सभी रिस्ट्रिक्शन से सेटिस्फाइड हो रहा हो। उस कॉमन रीजन को ही हम लोग फिजिबल रीजन या सॉल्यूशन रीजन कहते हैं। अब बात आती है हम निकालेंगे कैसे सर? तो तुम्हारे सर बैठे हैं, क्यों परेशान हो रहे हो? अभी 2 मिनट का समय दो मुझे, मैं बताता हूं आपको बहुत बढ़िया तरीके से। अब अगली बात सुनो, एक आता फिजिबल सॉल्यूशन। अभी था फिजिबल रीजन, नाउ फिजिबल सॉल्यूशन। ईच पॉइंट विद इन एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ द फिजिबल रीजन रिप्रेजेंट द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द कंस्ट्रेंट। मतलब यहां पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आपने जैसे ही वो फिजिबल रीजन निकाल दिया तो उस फिजिबल रीजन में जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, उसकी बाउंड्री पर जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, वो सभी के सब हमारे हमारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है,
तो हम कह सकते हैं इन फिजिबल रीजन देयर आर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। यानी कि जो जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ना, उनको सेटिस्फाई करने के लिए हजारों लाखों करोड़ों पॉइंट्स होते हैं। पर लेकिन बच्चों हम काय में इंटरेस्टेड हैं? हमें अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ऑप्टिमल वैल्यू फाइंड करनी है अंडर द गिवन रिस्ट्रिक्शंस। तो अंडर द गिवन रिस्ट्रिक्शन सॉल्यूशन तो बहुत सारे आ जाते हैं, पर अभी हमारा काम नहीं हुआ क्योंकि हमको तो ऑप्टिमल वैल्यू फाइंड करनी है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वही आ गया ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्या होता है सुनो, एनी पॉइंट इन द फेजिबल रीजन दैट गिव द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब बच्चों हमने निकाल दिया फिजिबल रीजन, फिर फिजिबल रीजन में जितने भी पॉइंट्स होंगे, उसकी बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, वो सब क्या हो गए बोलो बच्चों? वो हो गए फिजिबल सॉल्यूशन। अब उन सॉल्यूशन में एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लो जहां पर हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू ऑप्टिमल हो, या तो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। दूसरी बात ये याद रखना, बाउंडेड फेजिबल रीजन। ए फेजिबल रीजन इज सेड टू बी बाउंडेड इफ इट कैन बी एनक्लोज विद इन अ सर्कल। जैसे आपका जो फिजिबल रीजन आया ना, तो बच्चों वो दो प्रकार का आ सकता है, या तो बाउंडेड या अनबाउंडेड। तो बेटा बाउंडेड आएगा तो वो कुछ ऐसा होता है कि वो एक सर्कल में एनक्लोज किया जा सकता है, मतलब उसको आप सर्कल के अंदर बंद कर सकते हो। अगर आप किसी फेजिबल रीजन को सर्कल के अंदर बंद कर सकते हो तो उसे हम लोग बाउंडेड फिजिबल रीजन कहते हैं। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देखें, ये जो ग्रीन कलर से शेड हो रहा है ये फिजिबल रीजन है, और मैं इसे एक सर्कल के अंदर देखो बंद कर सकता हूं। तो देयरफॉर दिस रीजन इज कॉल्ड बाउंडेड फिजिबल रीजन। ठीक है। अब आता है अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। A फिजिबल रीजन is said to be unbounded if it cannot be enclosed within any circle and it extends indefinitely in any direction। जैसे कि आप लोग ये देखें, ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लाख कोशिश कर लूं ये कभी भी सर्कल के अंदर एनक्लोज नहीं हो सकता। आप यूं मत सोचना कि सर ये बंद हो गया, ये यहाँ पे एक्सटेंडेबल है, यहाँ पे एक्सटेंडेबल है, लिखा है ना मैंने, इट एक्सटेंड्स इंडेफिनेटली इन एनी डायरेक्शन। तो इसे कहते हैं हम लोग अनबाउंडेड फेजिबल रीजन। अब एक बच्चों होती है फंडामेंटल एक्सट्रीम पॉइंट थ्योरम। ये कहती है क्या, सुनना ध्यान से, कि एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एन एलपीपी इफ इट एग्जिस्ट अकर एट वन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फेजिबल रीजन। मतलब ये कहना चाह रहा है, जैसे अभी मैंने तुमको बताया था, सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, जितने भी कंस्ट्रक्शन नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं उनसे आप एक फिजिबल रीजन तैयार कर लो। फिजिबल रीजन का हर एक पॉइंट सॉल्यूशन होता है, उसे हम लोग फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। अब उसमें एक ऐसा पॉइंट दो जहां पर हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ऑप्टिमल वैल्यू ऑब्टेन हो। तो मैं यहां पे ये बताने जा रहा हूं कि एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी इफ एग्जिस्ट, अगर है तो अकर्स एट वन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन। अब मतलब ज्यादा टेंशन नहीं लेनी यार, बहुत सारे पॉइंट होंगे, कहां कहां ढूंढते रहेंगे सर। तो एक बात मैंने बता दी तुमको, ऑप्टिमल वैल्यू कहां पर प्राप्त होती है, कॉर्नर पॉइंट पर। बोलो ऑप्टिमल वैल्यू कहां प्राप्त होती है, कॉर्नर पॉइंट पर। बोलो बच्चों ऑप्टिमल वैल्यू कहां ऑब्टेन होती है, कॉर्नर पॉइंट पे। कॉर्नर पॉइंट पे ही आएगी बस। तो बाकी जितने पॉइंट्स आए हैं उनसे आपको लेना देना ही नहीं है, आपका फोकस तो सिर्फ कहां पे होगा, कॉर्नर पॉइंट पर होगा। अच्छा एक और बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट, इट में हैपन, ऐसा कभी कभी हो जाएगा कि टू कॉर्नर पॉइंट प्रोड्यूस द सेम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आपने क्या करा, सारे कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लिए, हर एक पर वैल्यू निकाली, तो आपको पता चलेगा दो पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रही है या दो पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू अटेन कर रही है। तो बच्चों ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट joining these point will also give the same maximum or minimum value and the LPP is said have to infinitely many solution। समझ में आया? मतलब देखो सिंपल सी भाषा में बता दूं, अगर
दो कॉर्नर पॉइंट पर आपको सेम मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। देखा कि यार ए पर भी 100 आ गई, बी पे भी 100 आ गई और ये सबसे बड़ी भी है, तो फिर उस वक्त आप इसका आंसर कैसे दोगे? आप कहोगे कि सर ए और बी को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट के हर एक पॉइंट पर हमें फंक्शन की ऑप्टिमल यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन होगी और इस स्थिति में हमारे एलपीपी के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है। उसके बाद इन द फिजिबल रीजन फॉर अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज बाउंडेड, it can be enclosed within a circle, then the objective function has both a maximum and minimum value and each of these value occur at corner point of the feasible region। इस लाइन में हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपका फिजिबल रीजन बाउंडेड है, उसे एक सर्कल में एनक्लोज किया जा सकता है, तो हमें एक ही ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए उसकी मैक्सिमम भी और मिनिमम वैल्यू भी ऑब्टेन कर सकते हैं और ये हमें कॉर्नर पॉइंट पे ही ऑब्टेन होंगी। ठीक है। उसके बाद इफ द फिजिबल रीजन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज अनबाउंडेड, तो इट्स एक्सटेंड इंडेफिनेटली, तो इन एनी डायरेक्शन देन अ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मे नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसी स्थिति में शायद मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करे। हाउएवर इफ एग्जिस्ट, लेकिन अगर एग्जिस्ट करती है तो इट कम्स एट द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन। कहने का मतलब बच्चों ये है कि अगर आपका फिजिबल रीजन बाउंडेड है, 100% श्योर है आपको उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू भी मिलेगी और एक मिनिमम वैल्यू भी मिलेगी। लेकिन अगर आपका फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है तो ऐसा हो सकता है कि उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की आपको ना तो मैक्सिमम वैल्यू मिले और ना मिनिमम वैल्यू मिले, हो सकता है, और अगर मिलेगी तो हमेशा कॉर्नर पॉइंट पर ही मिलेगी। बोलो कितना बच्चों को बात समझ में आ गई ये वाली बात? तो बच्चों आज का लेक्चर अब हम यहीं पर खत्म करते हैं। आज मैंने आप लोगों को एलपीपी की सारी थ्योरी पढ़ा दी है। इस सारी थ्योरी को आप लोग एक बार अच्छे से ध्यान से समझ लेना। अब मैं कल आपके लिए अगला लेक्चर लेके आऊंगा जिसमें हम लोग ग्राफिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाएंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं और कुछ अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। ठीक है ना? थैंक यू।